दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। दोस्तों, आज जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे एक फ्रेंड अनिल की छोटी बहन प्रीति के साथ हुआ था। दोस्तों, प्रीति अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दिल्ली में जॉब किया करती थी। यह घटना प्रीति के साथ दिल्ली में ही घटी थी। तो आइए सुनते हैं इस घटना को प्रीति की जुबानी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है। ये जो घटना मैं बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल सच है। इस मंजर को मैं कभी नहीं भूल सकती। ये बात 2017 की है। मैं दिल्ली में जॉब करती थी। मैं एक हॉस्टल में रहती थी, मगर वहाँ की फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने दूसरा हॉस्टल देखना शुरू किया। नोएडा में एक हॉस्टल मिला। जब मैं हॉस्टल के अंदर दाखिल हुई, मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, बेचैन सा मन होने लगा। तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। वहाँ का वार्डन मुझे रूम दिखा रहा था। एक रूम था जो काफ़ी बड़ा था, बिल्कुल एक हॉल की तरह। वो काफ़ी स्पेशियस भी था। उसमें 5 बेड्स लगे थे। काफ़ी सही लग रहा था अंदर से। मगर मुझे बहुत अजीब बात लगी कि इतना अच्छा रूम है और ये रूम पूरी तरह से खाली है। उस रूम में सिर्फ एक लड़की रहती थी, वो भी सेकंड बेड पर। फर्स्ट बेड खाली छोड़ दी। वो सेकंड बेड पर रह रही थी। मैंने पूछा वार्डन से, क्या और कोई भी रूम खाली है इस हॉस्टल में? तो वार्डन ने कहा, नहीं, सारे रूम्स फुल हैं। मैंने वार्डन से पूछा, क्या आप मुझे बाकी रूम भी एक बार दिखा सकते हो? तो उसने मना नहीं किया और बाकी रूम्स दिखाने साथ ले गया। मैंने देखा सारे रूम्स थोड़े कंजेस्टेड लग रहे थे और नेचुरल लाइट भी नहीं आ रही थी। फिर भी नीचे वाला रूम इतना अच्छा होकर भी खाली है। ये सारे रूम अजीब लग रहे थे, पर सब भरे हुए थे। फिर मैं नीचे उसी रूम में आई। उस रूम में जो लड़की रह रही थी वो लखनऊ से बिलोंग करती थी। उसने कहा, यार तुम जल्दी आ जाओ। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा कि अरे यार, मुझे थोड़ा डर लगता है अकेले। कोई है नहीं ना रूम में, बस मैं ही एक अकेली हूँ, इसलिए मुझे नॉर्मल सा लगा। मैंने सोचा अकेली रह रही है इतने बड़े रूम में, शायद इसलिए डर लगता होगा। फिर मैंने एडवांस पे करके रूम बुक कर लिया, क्योंकि मुझे 1 मंथ के बाद शिफ्ट होना था। 1 मंथ के बाद मैं अपना सामान लेकर उस हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। मैं सुबह के 10 या 11 बजे के लगभग वहां आई थी। जब मैं शिफ्ट किया तो वो लड़की उस वक्त वहां नहीं थी। वो दिन था सैटरडे का। वो शायद अपने घर लखनऊ गई हुई थी। जब मैं शिफ्ट हुई तो शिफ्ट होने के 2 घंटे बाद मुझे अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी, जैसे बीपी लो होने की वीकनेस जैसा लगता है। मुझे लगा मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, शायद इसलिए मुझे वीकनेस हो रहा है। तब मैंने मेस में जाकर पूछा कि क्या कुछ खाने को बचा है ब्रेकफास्ट में? तब कुक ने कहा कि हाँ, पास्ता बना था, वो बचा है, आप खा लीजिए। मैं पास्ता रूम में ले आई और खाने लगी। अच्छा, एक और बात बताना भूल गई। मैं वो फर्स्ट वाले बेड पर ही शिफ्ट हुई थी जो खाली थी, क्योंकि फर्स्ट वाला बेड बिल्कुल दरवाजे के सामने था। मैं नाश्ता करके सोच रही थी थोड़ा लेट जाती हूँ। मैं लेट गई। फिर मुझे ख्याल आने लगा कि आखिर इतना अच्छा रूम है, इसमें अब तक कोई और रहने क्यों नहीं आया?
जबकि बाकी रूम्स से अच्छा भी है, बड़ा भी है और ग्राउंड फ्लोर पर भी है। फिर मैंने सोचा, छोड़ो मुझे क्या, मुझे तो रूम से मतलब है। फिर मैं फ्रेश होने वॉशरूम गई। सच कहूँ तो वॉशरूम में मुझे अजीब सी वाइब्स आ रही थी, पर इतना कहाँ कोई सोचता है, क्योंकि मेरा ध्यान ऐसे वैसे ख्यालों पे नहीं जा रहा था। फिर शाम हुई। मैंने सोचा कल संडे है, ऑफिस भी ऑफ है, तो अपने बुआ के घर चली जाती हूँ। मेरी बुआ बाटला हाउस में रहती। तब शाम को मैं तैयार होने लगी तो मैंने अपने बाल खोले और बालों को सुलझाने लगी। तब मुझे बहुत कमजोरी सी दोबारा महसूस होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक कमजोरी क्यों हो रही है। मुझे कभी भी कमजोरी महसूस नहीं हुई, चाहे जितना भी थक गई हूं या ऑफिस से कितना भी लेट आना जाना करना पड़े, तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। फिर मैंने वहां शाम की चाय पी और अपना बैग लेकर वहां से निकल गई। मेट्रो से अपनी बुआ के यहाँ पहुंचकर मैंने संडे को वहीं स्टे किया। मगर इन सब बारे में ना तो मैंने अपनी बुआ को बताया और ना अपनी मम्मी को, ना मैंने अपने घर में किसी और को बताया, क्योंकि मेरा ध्यान उस नज़रिए से उस तरफ गया ही नहीं था। फिर संडे की शाम में अपने हॉस्टल वापस आ गई। जब हॉस्टल के रूम में घुसी तो देखती हूँ मेरी रूममेट आ चुकी थी। मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। उसके साथ बैठकर गपशप कर रही थी। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा, आप यहाँ कब से रह रहे हो? उसने बोला 1 महीने से। फिर बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई यार, अकेले डर लगता था रात में, इसलिए मैं लाइट ऑन करके सोती थी। मैंने कहा, इससे पहले कोई भी इस रूम में रहने नहीं आया? उसने कहा, नहीं। मुझे तब काफी हैरत हुई। फिर मैंने उससे पूछा, आप फर्स्ट वाले बेड पर क्यों नहीं सोती? ये तो दरवाजे के नजदीक भी है। तब थोड़ी देर खामोश होकर फिर वो बोलती है, यार एक बार रात में मैं सोई थी, तब मैंने अपना सैंडल ठीक बेड के पास उतारा हुआ था। रात में जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी तो मुझे वो सैंडल मिल ही नहीं रहा था। तो मैं जब बेड के नीचे झांक कर देखा तो मुझे अजीब सी एक परछाई नजर आई और मैं बहुत डर गई। तब से मैं सेकंड वाले बेड पर ही सोती हूँ। तभी मुझे नॉर्मल लगा, क्योंकि मैं कई बार हॉस्टल में अकेली रह चुकी थी और मुझे डर नहीं लगता था। और उस लड़की की बात सुनकर भी मुझे नॉर्मल ही लगा, क्योंकि लड़कियां अक्सर अंधेरे में डरती हैं, जो कि मुझे नहीं लगता था। सो मैंने उसकी बात को हल्के में लिया। तभी मेरी नजर उसकी फिंगर रिंग पर पड़ी। उसकी रिंग तांबे की थी, बट पूरी तरह से काली पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आग में जलाया और काफी काली हो। तब मैंने उससे पूछा, आपकी रिंग काली क्यों है? तो उसने कहा कि जब से मैं आई हूं तब से ये काली हुई पड़ी है, पता नहीं क्यों। फिर उसने कहा, शायद यहाँ के पानी की वजह से होगा। तो मुझे भी लगा, हाँ हो सकता है। फिर हम लोग रात का खाना खाकर सो गए। और उस रात के बाद जो हुआ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं बताते हुए भी। वक्त था सुबह 4 बजे का। रूम की लाइट्स ऑफ थी और वॉशरूम की लाइट्स ऑन थी, इसलिए धीमी लाइट रूम में फैली हुई थी। और मैं बता दूं कि मेरी नींद ऐसी नहीं है कि अगर रात में एक बार सो गई तो मजाल है कि मेरी नींद बीच में खुले, डायरेक्ट सुबह ही होश आता है। पर मुझे उस रात 4 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई और यकीन मानो दोस्तों, ऐसी बदबू आ रही थी जैसे मेरे पास कोई सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा पड़ा है।
मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस सड़े हुए मांस के टुकड़े के पास सोई हुई। वो बहुत ही स्ट्रांग बदबू थी, बिल्कुल मेरी नाक में जा रही थी। इतनी तेज बदबू कि मेरी नींद खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये बदबू कहां से आने लगी। मुझे लगा कहीं कोई चूहा या छिपकली तो नहीं मरी हुई है बेड के नीचे। एकदम दम घुट रहा था जैसे मेरा। फिर मैं दूसरी तरफ अपना सर करके सो गई। मुझे नींद भी आ रही थी काफी तेज, और सुबह ऑफिस भी जाने के लिए उठना था। थोड़ी देर तक तो बदबू नहीं आई, फिर 2 मिनट बाद फिर से वही बहुत तेज बदबू आनी शुरू हो गई। बिल्कुल मेरे नाक के पास ही कोई गंदी चीज रखी हो जैसे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब मैंने अपना दुपट्टा अपने पूरे मुंह पर लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। तब भी मैं सो नहीं पा रही थी। मैं उठकर बैठ गई, पानी पिया, फिर इधर उधर देखा, फोन का फ्लैशलाइट जलाकर नीचे भी देखा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैं बेड पर बैठी रही। बदबू अब भी काफी तेज आ रही थी। फिर लास्ट में मुझे अपने रूममेट को उठाना पड़ा। मैंने उसे उठाया, वो बेचारी भी नींद में थी। उससे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा, आपको कोई बदबू आ रही है क्या? उसने कहा, बदबू? कैसी बदबू? मैंने कहा, अजीब सी सड़ी हुई किसी गंदी चीज की काफी तेज बदबू आ रही है। उसने कहा, नहीं तो, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे एकदम तेज बदबू आ रही है, मानो बगल में ही गटर हो, पर इसे क्यों नहीं आ रही है। फिर मैंने कहा, आप एक काम करिए, मेरे बेड के पास आइए। फिर वो उठकर मेरे बेड के पास आई और बैठी। मैंने पूछा, क्या अब आपको बदबू आ रही है? तो उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं क्यों 4 बजे से अचानक मेरी नींद खुद ब खुद खुल गई और एक बहुत गंदी बदबू आने लगी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो कहने लगी कि अजीब बात है, तुम्हें बदबू आ रही है पर मुझे कोई बदबू नहीं आ रही। ये सब करते करते 5 बज चुके थे। तभी मैं अपनी रूममेट से कहा कि खैर आप सो जाइए। वो भी कहां सोती, उसे भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होना था। फिर मैं वॉशरूम गई। मेरे दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही थी। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ। मैं वॉशरूम में वॉश बेसिन के पास गई और पहले अपना फेस धोने के लिए दोनों हाथों में पानी लिया, और जैसे ही पहला छींटा अपने फेस पर मारा, मेरी नजर मेरी अंगूठी पर गई जो कि सिल्वर की मैंने पहनी हुई थी। मैं क्या देखती हूं कि मेरी चांदी की अंगूठी पूरी स्याह रंग की हो चुकी है। पूरी की पूरी अंगूठी काली हो गई थी, मानो आग में जली हुई हो। मेरा ये देखकर तो पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए और मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। और उसी वक्त वही सेम बदबू वॉशरूम में भी आने लगी। मैं बता नहीं सकती थी उस वक्त मेरा क्या हाल हुआ। मेरे पैर वहीं जम गए। अब मैं सोच रही हूं यहां से भागूं या वहीं खड़ी रहूं। मैंने हिम्मत जुटाई और भागी वॉशरूम से। वॉशरूम से मेरा रूम अटैच था। मैं दौड़कर अपने बेड पर अपने पैर ऊपर करके कोने में जाकर बैठ गई। मेरी रूममेट मेरा ये हाल देखकर वो भी काफी डर गई और पूछने लगी, क्या हुआ, तुम दौड़कर क्यों आई? मैंने कहा, आप अपनी रिंग दिखाइए। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। तभी मैंने भी अपनी हथेली आगे की और अपनी रिंग दिखाई। मैंने कहा, देखिए, मेरी रिंग भी पूरी तरह काली हो गई और वो भी एक रात में।
ये देखकर मेरी रूममेट वो भी काफ़ी शॉक्ड हो गई। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम्हारी रिंग एक ही रात में ऐसी हो गई, वो मेरी रिंग भी एक ही दिन में काली हो गई थी। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगी। बाल बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने जैसे तैसे रबर बैंड लगाकर ऑफिस के लिए निकल गई। मेट्रो में चढ़ी और मेरे ऑफिस और हॉस्टल के बीच में लगभग 45 मिनट का टाइम लगता है, वो भी मेट्रो से। मैं राजीव चौक पहुंची, वहाँ से दूसरी मेट्रो चेंज करना होता है। तभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, इतनी ख़राब कि बाकी का रास्ता मैं ट्रैवल ही नहीं कर सकती थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अगर वहाँ ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई तो कैसे आऊँगी वहाँ से। फिर मैंने राजीव चौक से वापस नोएडा के लिए मेट्रो ले ली। हॉस्टल जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। बार बार मेरी नज़र अपनी अंगूठी पर ही जा रही थी। मैं और कहीं जाती भी तो कैसे, मेरा सारा सामान अभी हॉस्टल में जो था। मैं जैसे तैसे हॉस्टल पहुंची। मेरी रूममेट वॉशरूम से नहाकर निकली थी और बोलने लगी, जानती हो मेरी रिंग का कलर अभी हल्का हो गया है। मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने पूछा, क्या मतलब? तो मुझे अपनी रिंग दिखाने लगी और वो देखकर मेरी तो सांसें रुक गई। मैंने क्या देखा कि उसकी रिंग जो काली थी कल तक, वो आज ऑलमोस्ट ओरिजिनल कलर की हो गई है, जैसे तांबे का कलर होता है। और मेरी रिंग आज ही काली पड़ गई। मैं एकटक उनको देखती रही। एकदम खामोशी छा गई उस दौरान। मेरी रूममेट तभी कहती है, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? मैंने कहा, हाँ शायद। उसने कहा, तुम कल ही आई और आज तुम्हारी रिंग काली हो गई है, और 1 महीने से मेरी रिंग काली थी, वो आज सही हो गई है। क्या इसका मतलब कि अब? इसके बाद वो चुप हो गई। मेरे पूरे जिस्म में रोंगटे खड़े हो गए। तभी मेरी रूममेट ने कहा, मैं भी पहले उस बेड पर सोती थी तो मुझे डर लगता था। फिर मैं ये बेड छोड़कर दूसरी बेड पर आ गई। तब से मुझे डर कम लगने लगा। तुम भी ऐसा ही करो। तुम ये बेड छोड़ दो और तीसरे वाले बेड पर आ जाओ। मैंने वैसा ही किया। अपना सामान लेकर बगल के तीसरे बेड पर शिफ्ट हो गई। मुझे लगा शायद ऐसा करने से कुछ बेहतर हो जाएगा। फिर पूरे दिन मैं रूम में ही रही और ये सारी बातें मैंने अपनी मम्मी को भी बताई। मेरी मम्मी ने कहा, तुम 3rd वाले बेड पर ही रहना और कुछ भी हो तो वार्डन को बताना। मैंने उस दिन हॉस्टल का लंच नहीं किया, बाहर से लंच ऑर्डर किया। मेरा तो खाने का दिल ही नहीं करता था जब से आई हूँ यहाँ पर हल्की हल्की वही बदबू आती रहती थी लगातार। मेरी जो हालत थी वो मैं ही जानती थी उस वक्त। शाम को मैंने वार्डन से बात की और कहा, ऐसी ऐसी बात है। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये सब सुनने के बाद वार्डन को हैरत नहीं हुई, बल्कि वो ये बोल रहा था, अच्छा और क्या हो रहा था? मुझे तभी अजीब सा लगा। फिर मैंने उस हॉस्टल के ऑनर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर में हॉस्टल के ऑनर आए। उनको मैंने अपनी सारी बात बताई और रिंग भी अपनी दिखाने लगी। उनका जवाब इतना अजीब था। उन्होंने कहा कि यहाँ के पानी की वजह से हो गया होगा। मैंने कहा, पानी की वजह से कैसे हो सकता है? मैं तो शाम को ही आई थी अपनी बुआ के घर से, बस रात गुजारी और सुबह रिंग ऐसी काली पड़ गई। और तो और मेरी रूममेट की भी रिंग ऐसी ही काली रही 1 मंथ। आज उसकी रिंग ठीक हो गई है। मैंने ओनर को दोनों रिंग दिखाई और आप यकीन नहीं करेंगे, उनका चेहरा साफ बता रहा था
कि वो ये सब जानते हैं पहले से, और वार्डन भी। तभी ऑनर कहने लगा, आप दूसरा रूम देख लीजिए, कोई खाली हो तो आप उसमें शिफ्ट हो जाइए। मैं ऊपर फ्लोर पर रूम देखने गई। एक बेड खाली थी, पर मुझे पसंद नहीं आया वो रूम। फिर रात हो गई और समझ नहीं आ रहा था कि ये दूसरी रात यहाँ कैसे गुजरेगी मेरी। डर से मेरी हालत खराब थी। तभी वहाँ मेरे एक फ्रेंड की कॉल आ गई। उसे मैंने सारा मामला बता दिया इत्मीनान से। तो उसने कहा, तुम एक काम करो कि जब तुम सोने जाओ तो हेडफोन पर हनुमान चालीसा चला लेना, और इतनी जोर से चलाना कि आवाज़ तुम्हारे आसपास हल्की हल्की आने लगे, क्योंकि वो थोड़ा धार्मिक टाइप की बंदी थी और वो मेरी काफ़ी भरोसे वाली दोस्त थी। तो उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। रात को खाना खाकर मैं अपने बेड पर आकर लेट गई। मेरी रूममेट को कुछ भी महसूस नहीं होता था, ना उसे बदबू आती थी, और वो एकदम मस्त रहती थी और मुझे ही बेफिक्र रहने की सलाह देती थी। पर ये सब हो तो मेरे साथ रहा था, तो मैं कैसे कूल डाउन हो जाती भला। रात करीब 11 बजे मैं हनुमान चालीसा अपने मोबाइल में चलाई और लेट गई। मैं सुन रही थी और सुनते सुनते नींद आ गई और मैं सो गई। बस फिर जो हुआ भगवान बचाए ऐसी आफतों से। मेरी नींद रात 3 बजे फिर खुल गई। मैं करवट करके सोई थी, मगर अपनी रूममेट की तरफ नहीं, उसके ऑपोजिट तरफ। और मुझे फौरन ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पीठ पीछे कोई खड़ा हुआ है। मेरी एक तरफ की बॉडी जो करवट की तरफ से ऊपर को थी वो पूरी सुन्न हो गई। ऐसा लग रहा था कोई मेरे हाथ को जोर से दबा रहा। मेरी ना तो चिल्लाने की हिम्मत हो रही थी और ना ही मुड़कर पीछे देखने की, ना ही अपनी रूममेट को आवाज़ देने की हिम्मत हो रही थी। तभी मैंने हनुमान चालीसा को बंद किया और जैसी की तैसी लेटी रही। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई मेरे आधे बॉडी को सहला रहा है। मेरी आधी बॉडी पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी और मेरा आधा शरीर कुछ काम नहीं कर रहा था। ना हाथ उठ रहा था, ना मैं मुड़ पा रही थी। मुझे अपने बालों में भी महसूस हो रहा था जैसे मेरे बालों को कोई छू रहा है। दोस्तों, मेरे जो हाल हो रहे थे मैं यहाँ बता भी नहीं पाऊंगी। मेरे सीने पर अचानक से भारीपन लगने लगा, जैसे कोई मेरे सीने पर बैठ गया हो। डर के कारण मेरे पूरे बॉडी में शिवरिंग शुरू हो गई। मुझे सांस नहीं आ रही थी। तभी मेरे मुंह से निकला, हे भगवान। मैं जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी। तभी मुझे अपने सीने का वजन थोड़ा हल्का लगने लगा, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीठ पीछे है मौजूद। 15 मिनट में चुपचाप शांत किसी लाश की तरह लेटी रही, आंखें कस के बंद कर रखी थी मैंने डर के कारण। तभी 15 मिनट बाद मुझे लगा कि मेरे हाथ काम करने लगे हैं, वरना बिल्कुल पैरालिसिस जैसा हो चुका था आधा जिस्म मेरा। मैं फिर 10 मिनट और वैसे ही करवट लेटी रही और धीरे धीरे मैंने पहले अपना फ़ोन उठाया। टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। भगवान का नाम लेते लेते मैं सीधे लेटने की कोशिश करने लगी। जब मुझे महसूस हुआ कि सब नॉर्मल है, तभी मैं अपनी रूममेट को जगाया और कहा,
मैं जा रही हूँ। उसने पूछा कहाँ। मैंने कहा मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं। मैं तभी वहाँ से उठकर बैठी और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई, मैं बिना फ्रेश हुए, बिना ब्रश किए अपने 2-4 कपड़े और ज़रूरतों का सामान लिए और रूममेट को कहा कि मैं जा रही हूँ अपनी बुआ के घर। उसने कहा सब कुछ तो ठीक हो गया है ना। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपना सामान लिया और बाकी का सामान ट्रॉली में था, इसलिए ट्रॉली लॉक करके वहीं छोड़ दी और तुरंत रूम से बाहर निकल गई। बाहर जाते समय जब मैं रूम के दरवाजे पर खड़ी थी तो मैंने अपनी रूममेट की तरफ देखा और कहा कुछ ठीक नहीं हुआ है। आप भी ये रूम जल्दी खाली कर दो, जितनी जल्दी हो सके ये रूम छोड़ दो। इतना कहकर मैं बाहर निकल गई हॉस्टल के और अपनी बुआ के घर के लिए चली गई। वहाँ जाते जाते मेट्रो से ही मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और यह सब कुछ बताया और अपनी रिंग की फ़ोटो भी भेज दी। 2-3 दिन मैं अपनी बुआ के यहीं रही। यकीन मानिए वहाँ भी मुझे हल्की हल्की बदबू आती रहती थी। ये बात मैंने अपनी बुआ को नहीं बताई थी, वरना वो भी डर जाती। उनके छोटे छोटे बच्चे थे। अगले दिन मेरी मम्मी का मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा कि बेटा ये बात मैंने एक पीर बाबा को बताई थी। वो कह रहे थे कि वो हॉस्टल ठीक नहीं है। उस हॉस्टल में किसी रूह का साया है, खासकर उस रूम में जहां आपकी बेटी रुकी हुई थी। बेटी तुम अपना सारा सामान वहां से ले आओ। अब तो मेरी हिम्मत ही वहां जाने की नहीं हो रही थी। मैं वहां से अपना सामान कैसे लाती। मेरी मम्मी ने एक और बात कही मुझसे कि इसके बारे में किसी और से बात मत करना और जब भी रूम में दाखिल होना तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहना और वहां ऐसे जाना जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तुम डरना मत और ना ही अपना डर जाहिर करना, क्योंकि ये ताकतें डर को महसूस कर लेते हैं और उन्हीं को ज़्यादा परेशान करते हैं। मैंने उनकी बात याद रखी। 3 दिन बाद मैं फिर से हॉस्टल गई। वहाँ गई तो देखा रूम लॉक है। मैंने वार्डन से पूछा रूम लॉक क्यों है, तो कहने लगा कोई है ही नहीं रूम में। मैंने अपनी रूममेट का पूछा तो कहने लगा वो रूम चेंज कर लिया उसने। फिर मैं रूम में ऐसे घुसी जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं और डर को तो हवाइया होने ही नहीं दिया। मैंने भगवान का नाम लेते लेते मैंने अपना सारा लगेज लिया और तुरंत वहाँ से बाहर निकल गई। मेरी रूममेट अचानक मुझे रोकती हुई बाहर और अजीब सी मुस्कुराहट में दबे आवाज़ में कहती है मेरा नाम लेकर, आइंदा किसी भी घर या हॉस्टल में जाने से पहले जानकारी लेकर जाना, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि कोई उसके घर में बिना मर्जी के घुस जाए। मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आया था उस वक्त और ना मैंने सीरियसली लिया उसकी बातों को, क्योंकि मुझे बस निकलना था किसी तरह वहाँ से और मैं निकल कर बाहर आ गई। मैंने कैब बुक किया और कैब में बैठकर वहाँ से निकल गई। उस वक्त तो बस सुकून ही सुकून महसूस हो रहा था। थोड़ी देर में मैं अपनी बुआ के घर आ गई। वहाँ आकर फ्रेश होकर नाश्ता करके जब लेटने लगी तभी अचानक मेरी रूममेट की बात याद आई। उसने ये क्यों कहा कि किसी के भी घर में कोई बिना मर्जी घुस जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, और मेरे रोंगटे फिर से खड़े होने लगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा होगा। वो भी तो कह रही थी कि उसे भी डर लगता है अकेले। वो भी तो कह रही थी कि उसकी रिंग काली हो गई थी। जैसे ही मैंने ये बात याद की, उसकी रिंग काली थी और जिस दिन से मैंने उस रूम में सोना शुरू किया था
उसका कलर पहले जैसा हो गया था और मेरी रिंग काली पड़ गई थी। तो इसको क्या समझूं मैं? ये हादसा मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज भी इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास और दिल में हजार सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों बोला उसने। वो कौन थी? मेरे साथ जो हुआ वो उसे महसूस क्यों नहीं हो रहा था? मैंने करवट भी उसकी तरफ पीट करके लेटी हुई थी और तो और हनुमान चालीसा की आवाज़ भी उस तक पहुंच रही थी। मैं आज भी कंफ्यूज हूँ और डरा हुआ महसूस करती हूँ। किसी को भी ऐसी सिचुएशन का सामना न करना पड़े, बस हमेशा यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि किसी भी सुनसान और बंद पड़े घर में अगर आप दाखिल हों तो पहले वहाँ ठीक ठाक जांच कर लें और वहाँ कोई पूजा पाठ करके ही दाखिल हों। तो दोस्तों, ये थी प्रीति के साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना। इसी तरह की और सच्ची डरावनी घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले